क्लाइमेट चेंजेस होने की वजह से अभी इस टाइम पे मैक्सिमम लोग जो हैं वो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम और सिम्टम्स लेकर आ रहे हैं, वो है वायरल फीवर का होना। वायरल फीवर में आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, कोल्ड होती है, कफिंग होती है, बॉडी को होता है, हेडेक होता है। तो इस तरीके के सिम्टम्स अगर आप में अभी इस समय देखने को मिल रहे हैं या आपके घर में किसी को है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वायरल फीवर के बारे में, उसके सिम्टम्स, कॉजेज और उसकी बहुत ही अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वायरल फीवर के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर इससे थोड़ा भी हाई हो जाता है तो हम उसे फीवर में कंसीडर करते हैं। वायरल फीवर जो है वो वायरस से होने वाले एक इन्फेक्शन का एक मैकेनिज्म या डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसमें कि हमें फीवर जो है शो होता है। A variety of viral infection can affect the humans from common cold to flu, यानी कि बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जो ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि कॉमन कोल्ड से लेके तो फ्लू तक के सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। लो ग्रेड फीवर जो होता है वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से होने वाला एक साइन होता है, जहाँ पे हमें समझ में आता है कि हमें वायरल इन्फेक्शन हुआ है। लेकिन कई बार ऐसे वायरल इन्फेक्शन भी होते हैं जिसमें कि आपके बॉडी का टेम्परेचर कई ज़्यादा हाई लेवल तक जा सकता है या हाई टेम्परेचर हो सकता है, सच एज द डेंगू फीवर। तो डेंगू फीवर में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। चलिए बात कर लेते हैं सिम्टम्स के बारे में। वायरल फीवर कैन रेंज इन टेम्परेचर फ्रॉम 99 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 103 डिग्री फ़ारेनहाइट डिपेंडिंग ऑन द अंडरलाइंग वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन किस तरीके से हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो वेरी कर सकता है, वो 103 से अबव भी हो सकता है। सिम्टम्स की बात अगर करें तो वायरल इन्फेक्शन जब होता है या वायरल फीवर होता है तो बहुत ही जनरल या कॉमन सिम्टम्स जो है हमें देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले तो फीवर होगा, हाई ग्रेड फीवर होगा, जिसमें कि चिल्स होंगी, यानी कि ठंड लग के बुखार होगा। पेशेंट आपके पास आएगा और बताएगा कि बहुत ज़्यादा ठंड लग के हमें फीवर हो रहा है। बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, वो बार बार आपको बताएंगे कि फीवर है, बॉडी टेम्परेचर भी हाई है, लेकिन वहाँ पर स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। डिहाइड्रेशन होगा, इसके साथ ही साथ हेडेक होगा, बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक होता है। और इसके अलावा बॉडी एक होगा, बॉडी में पूरे बॉडी में उनको बहुत ज़्यादा पेन होगा, जॉइंट पेन होंगे, मसल एक्स बहुत ज़्यादा पेशेंट में देखने को मिलेंगे। और फीलिंग ऑफ द वीकनेस, यानी कि बहुत ज़्यादा वीकनेस लगेगी। पेशेंट बिल्कुल भी किसी भी तरह से कोई भी एक्टिविटी करने के लिए वो मना करेगा। वो नॉर्मल अपने हाथ से उठकर पानी भी नहीं पी सकता, इतनी ज़्यादा उसमें वीकनेस होती है। एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, बिल्कुल भी कुछ भी खाने का उन्हें मन नहीं करता है और ना ही वो कुछ खाना चाहते हैं और ना ही कोई वो ड्रिंक ले पाते हैं, यानी कि कोई पानी भी नहीं पी पाते। कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही कुछ इंटेक करते हैं तो वो उनको नॉजियस फीलिंग होती है या वॉमिटिंग वो कर देते हैं। तो सिम्टम्स यूजली दिस टाइप ऑफ सिम्टम यूजली लास्ट फॉर फ्यू डेज टू मोस्ट, यानी कि कुछ दिनों तक, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन में या 4 दिन में वायरल इन्फेक्शन जो है ऑटोमेटिक सबसाइड हो जाता है। वहाँ पे किसी भी तरीके की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर हमें वहाँ पर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है, हमें प्रॉपर एंटीबायोटिक्स या प्रॉपर मेडिकेशन की ज़रूर पड़ती है। कॉजेज की बात करें तो हम बात जैसे कर रहे हैं कि वायरल इन्फेक्शन वायरस से होने वाली एक बीमारी होती है। तो वायरल इन्फेक्शन या वायरल फीवर इज कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन बाय द वायरस। वायरस इज द वेरी स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट और बहुत ही जल्दी जैसे ये एंटर करते हैं ह्यूमन बॉडी में, ये जाते हैं और इन्फेक्ट करते हैं और फिर वहां पर वो मल्टीप्लाई होते हैं सेल्स में, जो आपकी बॉडी की सेल्स होती है वहां पे जाके वो मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब फीवर आ रहा है तो वो किसी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आ रहा है, ये शो करता है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा है। जब भी इम्यून सिस्टम वर्क करेगा तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाता है। तो अब फीवर इज योर बॉडीज वे ऑफ फाइटिंग ऑफ द वायरस, यानी कि वायरस से लड़ने के लिए आपके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो हाई होता है। मेनी वायरसेस आर सेंसिटिव टू शिफ्ट इन द टेम्परेचर, यानी कि जब भी कभी आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो बहुत सारे वायरस जो है वो ऑटोमेटिक इस टेम्परेचर को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाएंगे, टॉलरेट नहीं कर पाएंगे और वो ऑटोमेटिक वहां पर खत्म हो जाएंगे। दे आर some common ways
जब आपके वायरल इन्फेक्शन आपकी बॉडी तक पहुंच सकता है। सबसे पहला तो होगा इनहेलेशन, जो कि मोस्ट कॉमन होता है। सेकंड होता है इंजेक्शन, थर्ड होता है बाइट्स एंड फोर्थ होगा बॉडीली फ्लूइड्स। तो जब इनहेलेशन की बात आती है तो कुछ वायरस जो होते हैं वो इनहेलेशन के थ्रू, यानी जैसे कि आपने स्नीज किया, छींक दिया या कफिंग कर रहे हैं, आपके आसपास के लोगों में वो इन्फेक्शन या वायरस जो है वो ऑटोमेटिक एंटर कर जाता है। तो इनहेलेशन की वजह से होने वाला जो इन्फेक्शन होता है उसे इनहेलेशन से होता है। जैसे कि जब भी कभी वहां आपके आसपास किसी ने छींक लिया या खांस दिया, तो जब भी आप ब्रेथ करेंगे तो जो वो ड्रॉपलेट होते हैं वायरस की, जो ड्रॉपलेट्स होती है जिसमें ऑलरेडी वायरल इन्फेक्शन हुआ होता है या वायरस ऑलरेडी होता है, वो आप इंजेस्ट कर लेते हैं या इनहेल कर लेते हैं, तो वायरल इन्फेक्शन जो है आपकी बॉडी तक पहुंच जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो इनहेलेशन ऑफ द वायरस फॉर द फ्लूज और कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड और फ्लू के जो इन्फेक्शन होता है या वायरल इन्फेक्शन जो होता है वो आपकी बॉडी में इनहेलेशन के थ्रू जाता है बाय द स्नीजिंग एंड कफिंग। सेकेंड जो होता है वो होता है इंजेक्शन। फूड एंड ड्रिंक्स कैन बी कंटामिनेटेड बाय द वायरसेस। जब भी आप कुछ खा रहे हैं या पी रहे हैं, जैसे कि मोस्ट कॉमनली ऐसा होता है कि हम बाहर का कभी कुछ खा लेते हैं तो वो कंटामिनेटेड होता है कई बार, तो जिसकी वजह से अगर आपने उसे ईट किया या आपने इस तरीके की कोई ड्रिंक ली जिसमें ऑलरेडी इन्फेक्शन था, तो आपकी बॉडी में भी एंटर कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल एंटेरोवायरस, ये आपकी बॉडी में पानी की वजह से या कुछ कंटामिनेटेड कुछ खा लेने की वजह से आपकी बॉडी तक पहुंच जाता है। थर्ड होता है बाइट्स। इंसेक्ट्स बाइट हो या अदर एनिमल्स के बाइट हो, तो ये जब बाइट होता है तो ये जो इंसेक्ट्स होते हैं या कोई एनिमल्स होते हैं, ये ऑलरेडी उनकी बॉडी में वायरस को कैरी कर रहे होते हैं, और ये जब आपको बाइट करते हैं तो उनकी सलाइवा से आपकी बॉडी में ये एंटर कर जाता है और आपकी बॉडी में जाकर इन्फेक्शन को डेवलप करता है। इसका बहुत ही अच्छा और बेस्ट एग्जाम्पल है अगर कुत्ते ने काट लिया तो वहां पर आपको रेबीज इन्फेक्शन होने के खतरा बढ़ जाता है। मॉस्किटो बाइट से आपको डेंगू फीवर होता है। फोर्थ जो था वो था बॉडीली फ्लूइड्स। एक्सचेंजिंग बॉडी फ्लूइड विद समवन हु हैज ऑलरेडी वायरल इन्फेक्शन इन देयर बॉडी, और इट कैन ट्रांसफर द इलनेस टू योर बॉडी। अगर आपके बॉडी में किसी भी तरीके से कोई बॉडी का फ्लूइड एक्सचेंज हो रहा है जो ऐसे इंसान से जो ऑलरेडी वायरल इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड है, तो वो इन्फेक्शन आपकी बॉडी में भी चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल HIV एंड हेपेटाइटिस B, तो ये एग्जाम्पल होंगे बॉडी फ्लूइड के एक्सचेंज होने की वजह से होने वाले इन्फेक्शन के लिए। अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो इसको डायग्नोज कैसे करेंगे? तो जब भी कभी आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां पर डॉक्टर आपकी कुछ हिस्ट्री लेंगे जिसमें कि पता चलता है कि आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। ब्लड टेस्ट होंगे, जैसे कि CPC आपको करवा सकते हैं, CRP करवा सकते हैं, मलेरिया इन्फेक्शन करा सकते हैं, डेंगू फीवर का डायग्नोसिस करवा सकते हैं, मलेरिया इन्फेक्शन के लिए वो डायग्नोसिस करवा सकते हैं, या विडाल टेस्ट भी करवा सकते हैं जहां पर आपको टाइफाइड फीवर के बारे में पता चलता है। अगर आपको सोर थ्रोट है तो वहां से आपके थ्रोट पे से स्वैब लेकर उसको प्रॉपर तरीके से पता लगा सकते हैं कि किस तरीके के बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन आपकी बॉडी में हुआ है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी, जिससे कि आप आपके इन्फेक्शन को या वायरल फीवर से बचे रह सकते हैं। वैसे तो वायरल इन्फेक्शन जो है ऑटोमेटिक सबसाइड हो जाता है, वहां पर किसी भी वायरल इन्फेक्शन में स्पेशली कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करती है। बहुत सारी जगह पे हमने देखा है कि वायरल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक दी जाती है, जबकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए होती है। तो वायरल इन्फेक्शन के लिए आपको किसी भी तरीके की ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक सबसाइड हो जाता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हाई फीवर है तो आपको वहां पे ट्रीटमेंट को जो है लेना पड़ जाता है। तो जब भी कभी आपको फीवर है तो ओवर द काउंटर जाकर आप पेन रिड्यूसर या फीवर टेम्परेचर रिड्यूसर मेडिसिन ले सकते हैं, जैसे कि आइबुप्रोफेन बहुत ज्यादा कॉमन है। इसके अलावा अगर बहुत ज्यादा सिर में दर्द है, बॉडी एक है, तब भी आप पेन रिड्यूसर ले सकते हैं। आपको वायरल इन्फेक्शन में जितना हो सकता है उतना रेस्ट करना चाहिए। रेस्ट एज मच एज पॉसिबल। रेस्ट ही है जो आपको बहुत अच्छे से हेल्प करता है कि आपके इन्फेक्शन को वो दूर कर सके, क्योंकि ऑलरेडी आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम वर्क कर रहा होता है, ऑलरेडी आप थके हुए होते हैं, बहुत ज्यादा वीकनेस होती है, तो रेस्ट इज मस्ट इन द वायरल इन्फेक्शन। ड्रिंकिंग ऑफ द प्लेंटी ऑफ द वाटर, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो रहा है तो ऐसे में आपका फ्लूइड इंटेक आपको बढ़ा देना चाहिए। आपकी बॉडी को हाइड्रेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और जब मैंने आपको एक सिम्टम भी बताया था स्वेटिंग, तो क्योंकि स्वेटिंग हो रही है तो ऑलरेडी आपकी बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो जा रही है, और इसकी वजह से आपकी बॉडी के जो फ्लूइड है उसको रिप्लेनिश करने के लिए आपको प्लेंटी ऑफ वाटर का इंटेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है तो एंटीवायरल मेडिकेशंस भी आप ले सकते हैं। सिटिंग इन द ल्यूक वार्म वाटर टू ब्रिंग योर बॉडी टेम्परेचर डाउन।
यानी आपको ल्यू वार्म वाटर से बात करनी चाहिए, जिससे कि आपकी जो बॉडी टेम्परेचर है वो पूरी तरह से डाउन हो जाता है। तो ये थी वायरल इन्फेक्शन के बारे में जानकारी, उसके सिम्टम्स एंड कॉजेज। अब हम बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में, क्योंकि ये वाले क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, बहुत ज़्यादा पेशेंट जो है हमारे आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे स्नीजनिंग, कोल्ड, कफ, फीवर, ये सारे सिम्टम लेकर पेशेंट आ रहे हैं। तो ऐसे टाइम पर आप एक प्रिवेंटिव होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जिसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो फॉर प्रिवेंशन यू कैन टेक इन्फ्लुएंजियम 200 पावर में आपको इसे लेना है। सुबह सुबह खाली पेट आपको इसकी 2 बूंद डायरेक्ट टंग पे डाल लेनी है और इसे हफ्ते में सिर्फ 2 ही बार लेना है। तो आप कोई भी एक दिन डिसाइड कर सकते हैं, जैसे आप संडे लेते हैं तो नेक्स्ट वेडनेसडे को आप ले सकते हैं, थर्सडे को अगर आप ले रहे हैं तो नेक्स्ट आप मंडे को ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सिर्फ हफ्ते में 2 बार लेना है और उसको सिर्फ 1 बार आपको मॉर्निंग में लेना है। बच्चों को भी आप इसे दे सकते हैं, इसकी 1 ड्रॉप थोड़े से पानी के साथ मिलाकर आप बच्चों को भी दे सकते हैं। ये प्रिवेंशन का काम करेगी, आपको वायरल इन्फेक्शन से बचा के रखेगी। अब हम बात करेंगे, अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हो गया है, सर्दी है, बुखार है, खांसी है, बदन में दर्द रहता है, सिर में दर्द रहता है, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है, तो ऐसी कंडीशन में आपको मैं एक कॉम्बिनेशन बताऊंगी, जिसमें कि आप 4 होम्योपैथिक मेडिसिन को बनाकर अपने घर पर रख सकते हैं। ये मेडिसिन का उपयोग आप 30 पावर में भी कर सकते हैं और 200 पावर में भी कर सकते हैं। बच्चों से लेके बड़े तक सभी इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। जब भी आपको थोड़ा भी फीवरिश लग रहा है या बदन में दर्द लग रहा है तो आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। 2 बूंद डायरेक्ट टंग में आपको दिन में 3 बार इस ड्रॉप को या इस कॉम्बिनेशन को यूज करना है। तो कॉम्बिनेशन में सबसे पहले होम्योपैथिक मेडिसिन है एकोनाइट। इसे आप 30 पावर में ले सकते हैं, 200 पावर में ले सकते हैं। अगर आप 30 पावर में ले रहे हैं तो बाकी की सारी मेडिसिन भी 30 पावर में ही होगी। अगर आप 200 पावर में ले रहे हैं तो बाकी की सारी मेडिसिन भी 200 पावर में ही होगी। सेकेंड होम्योपैथी मेडिसिन जो इसमें डलेगी वो है डलकामारा। और डलकामारा मेडिसिन का हम यूज इसलिए करेंगे कि रेनी वेदर में डलकामारा मेडिसिन जो है काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है। जहां पर एलर्जीज के वजह से अगर आपको कोई शिकायत हो रही है या बरसात के पानी में भीग जाने की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसे ये कवर करने का काम करती है। थर्ड होम्योपैथी मेडिसिन है जेल्सीमियम। और ये मेडिसिन जो है वीकनेस के केसेस में बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। तो जब कभी आपको फीवर है, साथ में वीकनेस है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और फोर्थ एंड लास्ट होम्योपैथी मेडिसिन है यूपेटोरियम। डेंगू फीवर में जैसे बहुत ज़्यादा सीवियर बॉडी होता है या बोनी पेन होता है, मतलब बोन्स में आपके पेन होता है, या वायरल फीवर में मोस्टली आप देखेंगे कि जॉइंट एक बहुत ज़्यादा होता है। तो जॉइंट पेन को या आपके शरीर के दर्द को, मसल एक को, बदन दर्द को ठीक करने के लिए ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। तो ये चारों ही मेडिसिन को बराबर मात्रा में आपको मिला लेना है और इस प्रिपरेशन को तैयार करके आपको रख देना है। जब भी कभी आपके घर में, आपके आसपास कभी कोई बीमार पड़ता है तो इसकी सिर्फ 2 बूंद आपको डायरेक्ट टंग में डाल देनी है। दिन में आप इसे 3 से 4 बार ले सकते हैं। इसकी किसी भी तरीके से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो इस तरीके से आज हमने इस वीडियो में जाना वायरल इन्फेक्शन के बारे में, और ये वीडियो है होपफुली आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो अपने नज़दीकी लोगों से या आपके फ्रेंड्स से, आपकी फैमिली से इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए। अगर मेरी वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस करिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि आप मेरी हर वीडियो को इसी तरह से देख सकें और उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और तो इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।